में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे क्लाइमेट के बारे में और हमने देखा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंसेस है और उसके बाद हमने देखा कि विश्व के प्रमुख क्लाइमेट या जलवायु क्षेत्र कैसे कैसे हैं। तो उसी में हमने देखा कि कोपेन किस तरह से वर्गीकृत किया और लगभग कोपेन को मिला करके वर्तमान में मौसम वैज्ञानिक जो पूरे विश्व को अगर बांटते हैं तो तकरीबन 12 क्षेत्र में बांटते हैं और एक 13वां क्षेत्र जो होता है वो वर्टिकल जोनाइजेशन होता है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंजेस होते जाते हैं, यानी अलग अलग टाइप का आपको जलवायु वहाँ मिलेगा। तो हम लोग जो जहाँ चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था भूमध्य सागरीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु के बाद हम लोग आए थे चीन तुल्य जलवायु पे। तो चीन तुल्य जलवायु के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि चीन तुल्य जलवायु विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो चीन तुल्य जलवायु के बारे में इसको कहा जाता है पूर्वी तटीय, इसको कहा जाता है पूर्वी तटीय उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु या चीन तुल्य जलवायु इसको कहा जाता है। अब इस जलवायु के तहत हम देखेंगे, चूंकि ये चाइना टाइप क्लाइमेट है तो चाइना तो होगा ही, चाइना के अतिरिक्त और कौन कौन से कंट्रीज हैं वो देखेंगे। तो मध्य और उत्तरी चीन, जैसे कि नॉर्दर्न चीन का पार्ट आप देखेंगे, वो मैप पे भी आपको हम दिखाएंगे। दूसरा है दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो नॉर्थ ईस्ट यूएसए है वहाँ का जलवायु चाइना टाइप का है। उसी तरह से नाताल दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो नाताल क्षेत्र है वो भी इस प्रकार के जलवायु वहाँ पाए जाते हैं। उसी तरह से साउदर्न जापान, यानी जापान का जो दक्षिणी भाग है उसमें भी इस प्रकार के जलवायु आपको मिलेंगे। उसी तरह से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का जब पूरब भाग जाएंगे तो वहाँ आपको ये जलवायु देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग देखेंगे ब्राज़ील का दक्षिणी भाग में ये जलवायु आपको मिलेगा। तो विश्व में इस तरह की जलवायु आपको यहाँ मिलेगा। इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारा मैप है और जैसा कि मैंने बताया कि ये आप देखेंगे ये सारा चाइना टाइप जलवायु है। तो देखते हैं चाइना टाइप जलवायु कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए ये और ये, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उत्तर और मध्य चीन का ये जलवायु है। तो ये उत्तर और मध्य चीन, दक्षिणी जापान, जापान का जो दक्षिणी भाग है वो। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, ये वाला एरिया। उसी तरह से देखेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका, इसका नाटाल क्षेत्र। उसी तरह से देखेंगे तो ये ब्राजील का दक्षिणी क्षेत्र, ये वाला। और उसी तरह से उत्तर पूर्व यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। तो ये डिफरेंट जगह में ये जलवायु आपको मिलेगा, चीन तुल्य जलवायु। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मॉनसून के समान ही होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं मॉनसून उष्णकटिबंधीय है, ठीक उसी तरह से यहाँ आपको ह्यूमिडिटी अधिक मिलेगी। उसी तरह से देखेंगे, लेकिन फर्क ये होता है इसमें और मानसून में कि मानसून में हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन के लिए क्या होता है कि आपको ये ड्राई मौसम आ जाता है। जैसे कि अगर अभी देखें मानसूनी एरिया में, खास करके मेन इंडिया में आप देख लें जहाँ मानसून क्षेत्र है तो वहाँ आपको सूखा एरिया है, अभी उतनी बारिश नहीं हो रही। नॉर्दर्न इंडिया की बात अगर छोड़ दें, नॉर्दर्न इंडिया जैसे कि मैंने बताया वो तो वेस्टर्ली से प्रभावित होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में इंडिया है वहाँ आप देखेंगे जो मानसूनी जलवायु है वहाँ कुछ मौसम जो होता है वो शुष्क मौसम होता है और यहाँ क्या होता है आपको पूरे वर्ष भर वर्षा होगा। उसी तरह से ये होगा कि उच्च वर्षा, गर्म तापमान और मौसम लगभग आपको परमानेंट होगा, अस्थायी तौर पे होता है। सदाबहार वनस्पति, चूंकि हमेशा बारिश हो रही है तो यहाँ आपको सदाबहार वनस्पति पाए जाएंगे। चौड़ी पत्ती वाले वन, यानी जो यहाँ वन होंगे चौड़ी पत्ती वाले होंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ घास, फर्न, बांस, तार, इस प्रकार के आपको पेड़ पाए जाएंगे। तो अब इस तरह से इसकी खासियत अक्सर
एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी है जब हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ये एक अहम खासियत है इसकी। उच्च वर्षा होती है, ये भी गर्म तापमान भी है और मौसम लगभग अस्थायी है। आप देखेंगे तो लगभग ये इक्वेटोरियल वाला कंडीशन आपको नजर आएगा, लेकिन इक्वेटोरियल से ये ऊपर होता है, ये मिड लैटिट्यूड में होता है और उससे थोड़ा ठंडा होता है, उतनी गर्म नहीं होती है यहाँ, लेकिन फिर भी गर्म तापमान होता है। तो यहाँ आपको सदाबहार वनस्पति होगा, चौड़ी पत्ती वाले, और खास करके देखेंगे बांस, तार, ये सब आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह का जंगल होता है। तो काफी एकदम ग्रीन टाइप से आपका नजर आएगा, इस तरह का जंगल ये देखिए। तो ये चौड़ी पत्ती वाले, इसके अंदर ये फर्न टाइप का आपको पौधा मिलेगा और लंबी लंबी पौधे होंगे, बांस वगैरह होंगे इसके अंदर, तो आप देखेंगे। और इस तरह से साइड में दूसरे पौधे होंगे वो चौड़ी पत्ती वाले, और ये हमेशा इस तरह से हरा आपको दिखाई देगा, यानी सदा बहार जंगल होगा, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको होगा। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश तुल्य जलवायु, जैसा कि मैंने बताया, तो वो था उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय, ये है शीत समशीतोष्ण पश्चिमी तटीय। क्या था वो पूरब के तट पे था, जो चीन और मध्य हम लोग देखा, और ये क्या है पश्चिम तट पे विश्व के पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटिश टाइप है तो ब्रिटेन ही होगा इस तरह के। उसी तरह से उत्तरी फ्रांस, उत्तरी जर्मनी, नॉर्वे, पश्चिमी कनाडा, कनाडा में बेसिकली वैंकूवर के क्षेत्र आपको मिलेंगे। उसी तरह से तस्मानिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी चिली में ये आपको पाए जाएंगे। उसी तरह से ये जलवायु जो है वो आपको अफ्रीका में नहीं पाए जाएंगे, अर्थात अफ्रीका में इस प्रकार के जलवायु आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरह से इसमें देखेंगे खास करके मानव निवास के लिए सबसे अच्छा जलवायु है, और चूंकि गर्म जलधारा के कारण यहाँ सामान्य जलवायु होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश का जो तट है वो तट इसलिए नहीं जमता है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम आती है, और गल्फ स्ट्रीम जब दो भागों में बंट जाती है तो वो अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आती है। तो अटलांटिक ड्रिफ्ट से वो एरिया पूरा क्या होता है, ये गर्म जलधारा होती है तो पूरा गर्म हो जाता है, तो मौसम काफी सुहावना हो जाता है। इसीलिए ये समझिए कि बसने के लिए यानी मानव निवास के लिए सबसे अच्छा जलवायु माना जाता है। उसी तरह से अगर हम देखें इसके आगे, तो ये सामान्य जलवायु जो होता है, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, उतनी गर्म नहीं लेकिन गर्म होती है, लेकिन ठंडी शीत ऋतु होती है, आप देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे वार्षिक ताप परिसर कम होता है, यानी आप अगर जाएंगे तो गर्मी में भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ठंडी में भी उतना टेम्परेचर नहीं घटेगा, यानी जो उसका तापांतर होता है जिसको ताप परिसर कहते हैं वो आपको काफी कम होगा। तो ये जलवायु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके मानव निवास के लिए। तो इसको हम इस तरह से देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये अलास्का साइड में आपको मिलेगा, उसी तरह से चिली के दक्षिणी चिली में मिलेगा। उसी तरह से हम देखेंगे तो ये ब्रिटेन और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ है, और इसी तरह से देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको ब्रिटिश तुल्य यानी ब्रिटेन के टाइप का जलवायु आपको मिलेगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको लंबा पेड़ होगा, और लंबा पेड़ के साथ साथ उसका कैनोपी भी काफी वेल डेवलप होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अच्छे चंदवा कवर के साथ। यानी उसका जो कैनोपी होता है, जैसे कि अब कैनोपी किसको कहते हैं वो इस तरह से समझें इसको, कि जैसे हम एक पेड़ देखते हैं, ये पेड़ देखते हैं और उसको देखते हैं कि इस तरह से इसमें से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज निकले हैं और इसमें पत्ते हैं, ये वो, उसको अगर एक इस तरह से ऐसे कर दें तो ये जो होता है पेड़ का, तो ये जो है यही इसको कैनोपी कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहते हैं चंदवा। तो ये चंदवा जो होता है ये काफी डेवलप होता है इस पेड़ का, तो अच्छे चंदवा कवर के साथ, यानी उसका वेल डेवलप्ड कैनोपी होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मुलायम लकड़ी होती है। उसी तरह से देखें तो सीधे खड़े होते हैं पेड़ इस एरिया के, और ओक, इल्म और बर्च जो है इसकी प्रमुख जो है सो पेड़ है। ये पेड़ जो है ये प्रमुख पेड़ है।
तो इसको हम इस तरह से देखें, ये इस तरह से आपको नजर आएंगे, ये इस तरह से देखिए, काफी लंबे पेड़ होंगे। इसी तरह से देखेंगे तो इसके जो भी होंगे कैनोपी काफी वेल डेवलप होंगे, ये देखिए इस तरह से कैनोपी होंगे, यही कैनोपी है। उसी तरह से यहाँ देखें इस पेड़ का, तो इस तरह से कैनोपी है, कैनोपी वेल डेवलप होगा और इसका तापांतर काफी अच्छा होगा और रहने के लिए, मानव निवास के लिए ये सबसे बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग समझ लें कि मानव निवास के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट अगर है तो इसको हम मानते हैं। उसी तरह से 10वां है, ठीक उसी तरह से जो हमने बताया था अभी कि कूल, टेम्परेट, वेस्टर्न था, तो उसके जगह आप ईस्टर्न कर दीजिए। वो वेस्टर्न था ब्रिटिश टाइप, ठीक उसका अपोजिट करेंगे तो ईस्टर्न बॉर्डर हो जाएगा, ईस्टर्न मार्जिन हो जाएगा, यानी ईस्टर्न पूर्वी तट वाला। तो इसको शीत समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। चाइना जलवायु का क्या नाम था? उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु। उसमें सिर्फ यहां क्या हो गया, तो उष्ण के जगह शीत लग गया। ठीक है, इसको कहते हैं लॉरेंसियन टाइप जलवायु। इसको कहते हैं लॉरेंसियन टाइप जलवायु या लॉरेंसियन तुल्य जलवायु। असल जो कनाडा के पास लॉरेंसियन स्टेट है, वो जो एरिया है, उस एरिया के नाम पे इस जलवायु का नाम भी सामान्यकृत किया गया है। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये जो है आपको ब्रिटिश और साइबेरियाई जलवायु। साइबेरिया काफी ठंड, जानते ही हैं हम लोग, और ये ब्रिटिश जो था वो मतलब बेस्ट था क्लाइमेट के लिए। तो ब्रिटिश से ज्यादा ठंडी और साइबेरिया से थोड़ा कम, तो उसके बीच की जलवायु आपको मिलेगी। उसी तरह से देखेंगे तो लॉरेंसियन पठार और लेब्राडोर पठार, जो लॉरेंसियन पठार जो बताया कि कनाडा के राज्य में स्थित है, जिस राज्य का नाम है क्यूबेक, तो कनाडा के क्यूबेक राज्य में जो स्थित है ये लॉरेंसियन पठार और लेब्राडोर पठार। लेब्राडोर पठार के बगल से ही जब हम लोग ओसेनोग्राफी पढ़ेंगे तो लेब्राडोर जलधारा जो आती है, तो लेब्राडोर जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा है और उस ठंडी जलधारा के कारण इसकी जलवायु काफी ठंडी होती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गर्म जलधारा के कारण ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो है सो काफी अच्छा, काफी सुहावना हो जाता है, ठीक उसका उल्टा यहाँ ठंडी जलधारा के कारण क्या होता है, जलवायु काफी ठंडी हो जाती है। उसी तरह से देखेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो कनाडा के बॉर्डर पे सटा हुआ है वो एरिया है। उसी तरह से देखेंगे चीन के मंचूरिया का भाग, रूस का उत्तरी भाग, उसी तरह से उत्तरी जापान का, जापान में जब जाएंगे तो उत्तरी जापान का दक्षिण पूर्व क्षेत्र आपको ये मिलेगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये जलवायु नहीं पाए जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो जलवायु मैंने बताया वो बताया कि अफ्रीका में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अफ्रीका में वो नहीं पाए जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे थे। तो इसीलिए ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें जो है भूमि कम है उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले में। तो अगर आप 40 से 50 के बीच में देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो आपको शायद ही कोई लैंड मिलेगा, वो पूरा सागर ही सागर है। तो जब सागर ही सागर है तो वहाँ ये जलवायु तय्युन नहीं होता है, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो जब ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं तो ये जलवायु आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका में होता, अगर मान लिया दक्षिण अमेरिका अगर कह लें तो वो हो जाता, लेकिन क्या है कि इसलिए नहीं होता है कि वहाँ जो एंडीज पर्वत है वो सागर से आने वाली जो पछुआ पवनों का जो पछुआ पवन है उसको वो पहाड़ रोक लेता है। तो रोक लेता है तो उसके बाद जो लैंड पड़ता है उसमें ये जलवायु उस तरह से नहीं असर करता है। तो इसी वजह से ये जो जलवायु है ये आपको यानी लॉरेंसियन टाइप जलवायु जो है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं तो ये देखिए ये एरिया, तो ये एरिया है आपका, ये न्यू इंग्लैंड वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये न्यू इंग्लैंड वाला एरिया है। तो इसको इस तरह से देख लें। उसी तरह से ये आपका है उत्तरी जापान के पास वाला, तो ये एरिया ये पूरा आप ये एरिया देख लें।
ये रूस का उत्तरी भाग, ये वाला, ये जापान के पास है, ये जापान के पास उत्तरी जापान है, ये सारा। तो ये सारा एरिया जो है, अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे 40 डिग्री इसके पास, तो यहाँ एंडीज पर्वत इसको रोक लेता है, इसलिए वो जलवायु नहीं बन पाती है। अगर यहाँ बनता, अगर ये एंडीज पर्वत नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया था कहीं का भी जलवायु कैसे प्रभावित होता है, कलकत्ता और कैंटन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि कोलकाता और सेम उसी जगह पे ग्वांगझाऊ जो चाइना का शहर है, दोनों एक ही अक्षांश पे है, लेकिन कलकत्ता का जलवायु अलग है और ग्वांगझाऊ का जलवायु अलग है। तो उसी तरह से यहाँ पछुआ पवनों का प्रभाव अगर होता, लेकिन यहाँ क्या है कि एंडीज रोक लेता है, तो इस एरिया में ये जलवायु नहीं बन पाती है। और ये उसके नीचे आप जाएंगे तो कहीं भी आपको लैंड नजर नहीं आएगा, ये पूरा एरिया आपको सागर ही सागर है। तो यहाँ कोई जलवायु आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। तो ये आपका, और ये जो एरिया है ये लॉरेंसियन यही है, क्यूबेक स्टेट है कनाडा का। तो यही कनाडा का स्टेट की वजह से इसका जो एरिया है, इसका नाम जो है लॉरेंसियन टाइप जलवायु पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था, ब्रिटेन के नाम पे ब्रिटिश टाइप, चाइना के नाम पे चाइना टाइप, लॉरेंसियन प्लेटू जो है सो इसके नाम पे लॉरेंसियन जलवायु आपका इसका पड़ा। अब इसी से आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला है क्लाइमेट का, वो है आपका इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा टैगा, और उसके बाद टुंड्रा। 12 में मतलब ये 10वां था। तो ये इस तरह के यहाँ पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, इस तरह के पेड़ पौधे, अभी ये इस तरह के पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। इस तरह के कनाडा में खास करके जो मैपल लीफ जो कनाडा का राष्ट्रीय झंडा पे भी रहता है, तो ये जो है ये मैपल का पत्ता वगैरह वो सब यही क्लाइमेट का खासियत है। उसी तरह से हम देखेंगे अब जो हमारा 11वां है वो है टैगा जलवायु। टैगा, उसके बाद फिर टुंड्रा। तो टैगा जलवायु जो होता है वो बेसिकली इसके ऊपर, यानी आप उच्च अक्षांश पे जाएंगे तो टैगा जलवायु मिलेगा। और टैगा जलवायु भी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि टैगा जलवायु भी, ये तो लॉरेंसियन भी नहीं पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, और टैगा जलवायु भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो टैगा जलवायु भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। ये लगभग जो पोलर टुंड्रा जलवायु होता है उससे उसके बाद वाला है। यानी जो अभी आप देख रहे थे लॉरेंसियन टाइप, तो लॉरेंसियन टाइप से भी ये ठंडा है, यानी सबसे ज्यादा ठंडा ये हो गया, उसके बाद लॉरेंसियन, उसके बाद ब्रिटिश टाइप। तो ये लॉरेंसियन टाइप से भी ठंडी जलवायु है। तो इसको अगर हम देखें तो टैगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, जैसा कि मैंने बताया। कभी कभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित पर विचार करें, अब उसमें सब आपको क्लाइमेट एरिया दे देगा, इस तरह से दे देगा कि आपसे कहेगा कि टैगा, टुंड्रा और लॉरेंसियन टाइप, चाइना तुल, इस तरह से 4-5 ऑप्शन आपको नीचे दे देगा, 1 2 3 4 करके। देखिए उपरोक्त में से कौन सी जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है, अब उसमें से दे देगा 1 2 3, इस तरह से देके क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको पता ना होगा कि लॉरेंसियन टाइप और टैगा, ये 2 जलवायु जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और पूछे जाएंगे कि क्यों नहीं पाए जाते हैं, तब आप कहेंगे इसलिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांश में कोई लैंड नहीं पाया जाता है, महासागर है। तो हम लोग ओशेनोग्राफी में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिए रूस में साइबेरिया, उत्तरी कनाडिया और स्कैंडिनेविया का एरिया जो है ये आपको पड़ता है। उसी तरह से ये बहुत ही ठंडी होती है शरद ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु हल्की गर्म होती है। वैसे गर्म आप लिख सकते हैं, लेकिन वार्म टाइप से यहाँ गर्म का है। कनाडा में बर्फीला तूफान जो चलता है जिसको ब्लिजार्ड कहते हैं, और साइबेरिया में जो चलता है उसको बुरान कहते हैं। तो ये इस तरह के जो तूफान चलते हैं वो आपको टैगा जलवायु में ही चलते हैं। बहुत उच्च वार्षिक परिसर होता है, तापमान का अंतर काफी होता है कि अगर ठंडी के मौसम में माइनस चला जाता है, यही एरिया में आपको, आप साइबेरिया के एरिया में जाएंगे तो यही एरिया में आपको वो ठंडा प्रदेश सब भी है कि -40 -30 तक चला जाता है। और जब गर्मी आता है तो -10 -15 तक चला जाता है। तो काफी तापांतर आपको
+10 और +15 तक आ जाता है, तो काफ़ी तापांतर आपको मिलेगा वार्षिक रूप से। उसी तरह से देखेंगे तो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, यानी शंकुधारी वन होते हैं। यानी यहाँ आपको जो होते हैं उसमें आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश तुल्य में क्या था कि चंदवा वेल डेवलप है इस तरह से, तो इसका कैनोपी है वो क्या होता था, वेल डेवलप होता था, फिर एकदम इस तरह से होता था यहाँ इस तरह से। तो वेल डेवलप ना हो करके ये क्या है आपको यहाँ आप देखेंगे तो ये शंकुधारी है, इस तरह से पेड़ पाए जाएंगे, यानी ये शंकुधारी पेड़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ शंकुधारी वन होता है जिसका नाम है जूनिपर, स्प्रूस और बिर्च। ये 3 खास इसमें फॉरेस्ट पाए जाएंगे, लेकिन ये कॉनिफेरस जो शंकुधारी वन होंगे वो सदाहरित शंकुधारी वन होंगे, यानी एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो सदाबहार शंकुधारी वन जैसे कि जूनिपर, स्प्रूस और बर्च, तो ये आपको इस तरह से ये देखिए कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला यहाँ से शुरू हो गया, और ये स्कैंडिनेवियन ये पूरा ऊपर वाला ये जो एरिया है ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा, यानी जो पोलर जस्ट पोलर के बाद आप समझ लीजिए ये वाला ये पूरा टैगा, तो ये आपको टैगावाला में मिलेगा। ये इस तरह से ये देखिए शंकुधारी वन होंगे आपके, और यहाँ बहुत हल्की हल्की घासें होंगी, तो यहाँ वेजिटेशन उस तरह से नहीं होगा, लेकिन शंकुधारी सदाहरित वन आपको यहाँ मिल पाएगा। अब लास्ट में बचता है टुंड्रा यानी कि ध्रुवीय जलवायु, यानी जब हम ध्रुवों पे जाते हैं तो ध्रुवीय जलवायु मिलती है, जिसको हम लोग टुंड्रा कहते हैं। तो ये टुंड्रा जलवायु है। तो चलिए देखते हैं टुंड्रा जलवायु के बारे में। तो ये आर्टिक या ध्रुवीय जलवायु के रूप में जाना जाता है। ये पोलर क्लाइमेट, यानी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों गोलार्ध में होगा, क्योंकि अंटार्कटिका खुद ही लैंड है, महाद्वीप है, और आर्टिक एरिया में भी जो साइबेरिया के ऊपर वाला हिस्सा है वहां आपको लैंड मिल जाएगा। तो ये दोनों गोलार्ध में आपको मिलेगा टुंड्रा जलवायु। अब इसको हम देखें तो उत्तरी कनाडा और उत्तरी रूस में आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह से ये परिहिमानी जलवायु यानी पेरी ग्लेशियर होती है, यानी साल में क्या होता है कि कुछ साल आप ग्लेशियर से भरा हुआ होता है, कुछ साल में ये थोड़ा सा साफ हो जाता है। जब ग्लेशियर थोड़ा सा पिघलता है तो हल्के हल्के छोटे छोटे क्षणिक फूल, यानी कुछ देर के लिए फलने वाले फूल, और कुछ मॉस और लाइकेन टाइप का जो होता है वो टाइप का जो है पौधा आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आप देखेंगे तो गर्मियों में ठंडी होती है और शीत ऋतु में काफी ठंडी। गर्मी ऋतु तो ठंडी होगी, लेकिन शीत ऋतु में काफी ठंडी होती है, आप देखेंगे इसको। और इसको देखेंगे तो ग्रीष्मकाल बहुत ही छोटा होता है, यानी गर्मी बहुत ही कम दिन के लिए आता है इस एरिया में, यानी टुंड्रा क्षेत्र में। और इसमें जैसे कि मैंने बताया मांस और लाइकेन, जिसको शैवाल और कवक कहते हैं, कुछ शैवाल और कुछ कवक टाइप का पौधा रहता है, और क्षणिक फूल, थोड़ा सा देर में फूल खिलने वाले पौधे आपको यहाँ मिलेंगे, कोई बड़ा आपको पौधा नहीं मिलेगा। तो इसका अगर हम मैप देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये देखिए तो ये आपको अंटार्कटिका और ये जो पूरा उत्तरी एरिया है वहां आपको ये मिलेगा, ये वाला ये एरिया और फिर ये एरिया। तो ये आपको दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में ये पूरा, यानी ध्रुव का ये पूरा एरिया, ये ध्रुव वाला ये पूरा, तो ये पूरा ध्रुव का एरिया और ये पूरा अंटार्कटिका, ये पूरा टुंड्रा जलवायु क्षेत्र है। और यहाँ आपको जो वेजिटेशन मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटे छोटे मॉस और लाइकेन मिलेगा। और ये चूंकि साल में आप जाएंगे जब सर्द ऋतु होगा तो पूरा बर्फ से ढका हुआ होगा, और गर्मी क्षणिक थोड़े दिन के लिए आएगा, और ये थोड़ा दिन के लिए जो गर्मी आएगा उसमें बहुत ही थोड़ा सा लैंड होगा, और उसमें भी वो कवक और क्षणिक फूल वाले पौधे ही उग पाते हैं, फिर से ये ढक जाता है। इसीलिए इसको पेरी ग्लेशियर क्लाइमेट कहा जाता है। तो इसको इस तरह से देखें तो यहाँ इस एरिया में एब्रोजिन भी बहुत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आदिवासी। तो ये देख लीजिए,
तो इसमें एब्रोजिन या जिसको इंग्लिश में कहते हैं आदिवासी, तो आदिवासी कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए यूपीएससी में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। तो आप देखिए कनाडा का जो एरिया है वहां जो पाया जाता है तो वो है इन्यूट्स, एलूसियंस, तो ये आपको कनाडा में। उसी तरह से रूस में आप देखेंगे कौन सी जनजाति है, तो चुक्ची, बुरियत या इसी को बैकाल भी कहा जाता है, ये आपको रूस में। उसी तरह से हम देखेंगे कि नॉर्वे में क्या है, तो नॉर्वे में और फिनलैंड ये दोनों में आपको लैप्स जनजाति पाया जाता है, नॉर्वे और फिनलैंड के पास। उसी तरह से इसके अतिरिक्त भी नोमैडिक हर्ड्स के कुछ जनजाति पाए जाते हैं जो खानाबदोश टाइप के जनजाति हैं। तो ये अक्सर इस तरह के प्रमुख जनजाति आपको टुंड्रा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ये टुंड्रा क्षेत्र में इस प्रकार के जनजातियां पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं इसको, तो इसको अगर हम देखें तो इसका जो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका इस तरह से ये इस तरह से जलवायु होता है। ये जो स्लाइड अभी आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, यानी यहां आप देखेंगे कि पूरा बर्फ से ढका एरिया होता है और थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा बर्फ जब हटता है तो इस तरह के इस एरिया में ध्रुव पे हम जानते हैं कि ध्रुव पे रेनडियर आपको पाया जाएगा। ये रेनडियर टाइप का जानवर पाया जाता है और बहुत ही क्षणिक फूल वाले पौधे होते हैं और ज्यादातर यहाँ कवक और मॉस, मतलब शैवाल और कवक पाए जाते हैं, मॉस और लाइकेन, ये सारे चीजें पाए जाते हैं। अब ये जो था हमने किया था, ये टोटल 12 जलवायु का वर्गीकरण विश्व का हो गया। अब ये जो हम कर रहे थे वो क्या था, क्षैतिज टाइप से था, यानी ग्लोब पे हम डिफरेंट देखें। अब क्या है कि वर्टिकल भी वर्गीकरण होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेटर पे भी कोई पहाड़ हो और इतना ऊंचा पहाड़ हो कि उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, यानी 6 किलोमीटर आप ऊपर अगर देख लें, तो अगर वो 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो जाता है तो उसमें बर्फ जम जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर जाने पर 6 डिग्री कमता है, तो ऊपर जाने पर वो बर्फ का पहाड़ हो जाएगा। तो वहां क्या होता है कि वहां जैसे इक्वेटर के जो बेस में होगा उसमें तो इक्वेटोरियल जलवायु होगा, यानी सदाहरित वन होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका क्लाइमेट स्लोप के अनुसार चेंज होता रहता है, तो उसको कहते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसको पर्वतीय भूभाग में इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पर्वतीय भूभाग पे आप देखेंगे कि इस तरह का आपका जलवायु का होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद ही इसमें यानी पर्वतीय भूभाग में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन या मृदा की उत्पत्ति। वैसे मृदा के बारे में सारा डिटेल तो हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अगर इंटरेस्ट लेते हैं और जो आएंगे तो उसमें ऑप्शनल में हम लोग आपको पढ़ाएंगे किस तरह से सॉइल होता है, किस तरह से बनता है, कितने कितने लेयर्स होते हैं और ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, ऊपर वाले लेयर भी 2 भाग के होते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग बताएं तो नॉर्मल ये समझिए कि जो मिट्टी बनती है वो लाखों सालों में बनती है, ऊपर से जो अपरदित करके आती है, नीचे जो निक्षेप कर दिया जाता है। इसीलिए जब आप मैदानी एरिया में जाएंगे तो आपको काफ़ी गहराई तक मिट्टी मिलेगी, उसके बाद आपको बेस रॉक मिलेगा। लेकिन जब पहाड़ एरिया में जाएंगे तो पतली होती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मिट्टी की परतें क्या होंगी, पतली होंगी, और पतली होने के बाद जैसे कि मैंने सॉइल लेयर बिकम थिनर, और इस तरह से हम देखेंगे कि मृदा की परत पतली हो जाती है। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि वनस्पति के पैटर्न में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे क्लाइमेट का डिफरेंसेस होगा वैसे वैसे वहां का वेजिटेशन भी डिफरेंस होगा। तो इस तरह का जो होता है इसको कहते हैं वर्टिकल, इसको कहते हैं हम लोग
वर्टिकल जोनाइजेशन या ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में इसको ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण, यानी ऊपर से नीचे तक का वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं वर्टिकल। तो इसमें आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको आगे हम देखते हैं। तो ये देखिए अब ये वर्टिकल इस तरह से है कि ये देखिए ये कोई पहाड़ है और यहां से हम वर्टिकल राइज कर रहे हैं, यहां आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सी लेवल से हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ेगी और उसी तरह से ये देखिए, तो अगर ये कोई इक्वेटर पे यहां पे, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश पे जो पहाड़ के बेस पे होगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। ठीक जैसे ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो तापमान थोड़ा कमेगा, तो वहां आपको क्या होगा, टेम्परेट पतझड़ वन डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक उससे और ऊपर जाएंगे और ठंडी बढ़ेगी तो ये निडिल फॉरेस्ट होगा, ये वाला एरिया। और ऊपर जाएंगे तो आपको टुंड्रा जलवायु नजर आ जाएगा, ये एकदम जैसा अभी टुंड्रा पढ़ा रहे थे ध्रुव वाला वो जलवायु। और उसके ऊपर जाएंगे तो ये पूरा आइस से ढका हुआ पहाड़ होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसा कि मैंने बताया था, कौन सा पहाड़, चिम्बोराजो। चिम्बोराजो जो मैंने बताया था इक्वेडोर में। तो ये चिम्बोराजो जो है इक्वेडोर में, इक्वेटर के पास है, लेकिन इसके ऊपर भी बर्फ जमा हुआ मिलता है। तो इस तरह जलवायु का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण होता है, यानी हाईलैंड पे आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको क्लाइमेट मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि आप महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, कर्क रेखा के काफी साउथ में है वो। कर्क रेखा आपका झारखंड के पास से गुजरती है, मध्य प्रदेश के से गुजरती है, लेकिन वो महाराष्ट्र में, उधर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र जाते हैं तो अब महाबलेश्वर में आप जाएंगे तो जो ऊंचाई है उसके हिसाब से ठंडा पड़ता है, तो महाबलेश्वर काफी आपका हिल स्टेशन बन गया। उसी तरह से साउथ के बहुत सारे हिल स्टेशन है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से उसका क्लाइमेट अलग हो गया। अगर वो हिल स्टेशन नहीं होता और वो इस तरह से एकदम सेम वर्टिकल प्लेन सी लेवल के लगभग बराबर में होता तो काफी गर्मी पड़ती, जैसे कि बंबई में पड़ती है गर्मी। तो उस तरह की गर्मी महाबलेश्वर में नहीं पड़ती है, जबकि बंबई भी महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में। तो ये जो है वर्टिकल जोन जो है, ये डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस होता है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि अगर हम इसी तरह से देखें तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यूपीएससी में पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा क्षेत्र में वर्षा को 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटा गया है, एक दिया था। दूसरा दिया था भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में गर्मी के महीने में अधिक वर्षा होती है। तीसरा चॉइस उसने दिया था चीन तुल्य जलवायु में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो उसी तरह से दिया था उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि विभिन्न जलवायु के लंबवत वितरण को दर्शाता है। अब दिया था इसी में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें दिया था 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 1, 2 और 3। एक मिनट रुकिए, ये तो ठीक है, इसको आने रहे। उसी तरह से दिया था आपका हाँ, ये देखिए अब इसका उसी तरह से है इसमें। तो अब देखिए इसमें भूमध्य रेखा क्षेत्र में वर्ष को 4 मुख्य ऋतुओं में बांटा गया, ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया था भूमध्य रेखा क्षेत्र में 4 ऋतु नहीं होता है। अगर हम 4 ऋतु में बांटे तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। क्योंकि भूमध्य रेखा क्षेत्र जो है इसमें सी आंसर है 1, 2 और 4, डी आंसर है 1, 3 और 4।
तो ये गलत हो गया, क्योंकि भूमध्य रेखा में तो सालों भर एक ही जैसी मौसम होता है, एक ही जैसा आपका क्लाइमेट आपका होता है, तो उसको 4 मौसम में नहीं बांटते हैं, तो ये गलत हो गया। भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मी के महीने में अधिक वर्षा होती है, ये भी गलत हो गया। मैंने बताया था कि जो शिफ्ट कर रहा है विंड बेल्ट, बताया था पिछले लेक्चर में, उसके हिसाब से भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है, गर्मी में नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। चीन तुल्य जलवायु में वर्षा पूरे वर्ष भर होती है, ये सही था जो मैंने बताया था कि ये चीन तुल्य, चाइना टैप आज ही बताया है कि इसमें सालों भर वर्षा होती है, तो ये सही है। और उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि विभिन्न जलवायु के लंबवत क्षेत्र के वितरण को दर्शाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वर्टिकल डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आपको क्लाइमेट मिलेगा, तो ये भी सही है, तो आपका ये भी सही है। तो आपका जवाब हुआ 3 और 4, तो इसका आंसर हो गया 3 और 4, और आप डी आंसर मान लें। ये यूपीएससी 2002 में पूछा है। तो इसी तरह से यूपीएससी का आप डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अब क्लास जो उनकी है उससे हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह से इसको समझ के आप बनाएंगे तो आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप हल कर देंगे, तब आपको उतना टफ नहीं लगेगा। तो चलिए, ये था हमारा जलवायु के बारे में। अब हमारा अगला जो है वो है आपका वाटर इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जल, और उसमें हम लोग देखेंगे कि इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, फिर हम लोग इसमें बहुत सारे चीज पढ़ेंगे। तो चलिए हम उस पर चलते हैं, हमारा जो दूसरा सेक्शन है तो उस पर हम लोग चलते हैं। तो अभी तो ये आपका हो गया। इसको हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन, यानी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट हमारा जलवायु का लेवल होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर में, कि वायुमंडल जो है वो किस तरह से, उसमें ह्यूमिडिटी किस तरह से काम करती है, किस तरह से बादल बनते हैं, किस तरह से हमारे वर्षा होते हैं। तो चलिए, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल में जल, यानी वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी वायुमंडल में जल का संचरण, कि वायुमंडल जो है उसमें हमारा जो ये वाटर है वो किस तरह से संचारित होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे वो इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन, यानी वाष्पीकरण, संघनन और संतृप्ति, यानी सैचुरेटेड होके कैसे वर्षा होता है, यानी वाष्पीकृत होता है, सर्कुलेशन का यही सिस्टम है, ऊपर जाके संघनित होता है, फिर वो सैचुरेटेड होकर वर्षा करता है। तो ये तीनों चीज की प्रक्रिया क्या है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, कि यानी आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस पे हम लोग जानेंगे। उसी तरह से ड्यू एंड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ओस क्या होता है, तुषार क्या होता है, कोहरा क्या होता है। उसी तरह से बादल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। बादल कैसे बनता है, बादल के कितने प्रकार होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्षण, ठीक है। तो वर्षण और वर्षा में फर्क होता है। वर्षण जो होता है, कोई भी, जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो उसको वर्षण कहते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में अगर गिर रहा हो तो उसको हम लोग वर्षण कहेंगे, वर्षा कहेंगे। लेकिन अगर कोई ठोस भी गिर रहा हो, लिक्विड भी गिर रहा हो, या लिक्विड गिरने से पहले ठोस हो जा रहा हो, तो इस सारी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वर्षण, यानी प्रिसिपिटेशन। तो इसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन। तो क्लाउड पढ़ेंगे, प्रिसिपिटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेन। अब जब रेन की बात करेंगे तो कितने प्रकार के रेन होते हैं, जैसे हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादातर कन्वेक्शनल रेन होते हैं, सब ट्रॉपिकल में किस तरह से होते हैं, पर्वतीय वर्षा किस तरह से होता है, तो ये सारी। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्षा का ग्लोबल वितरण क्या है। तो ये हमारा, इसके बाद ये लास्ट है वाटर, वायुमंडल में जल,
क्लाइमेटोलॉजी का। उसके बाद ओशेनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे ओशन के बारे में, खास करके किस तरह से ओशन प्रभावित करती है हम लोगों को, ओशन की धाराएं किस तरह से होती है, उस पर हम लोग ओशेनोग्राफी इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो होगा, आज हम लोग सर्कुलेशन ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे और देखेंगे इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन, यानी वाष्पीकरण, संघनन और संतृप्ति। तो ये 3 चीज पर हम लोग फोकस आज करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से देख लें। ये सब जो मैंने अभी बताया था आपको। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में जल का संचरण, जैसा कि मैंने बताया कि पहला हम लोग इसमें देखेंगे वायुमंडल में जल का संचरण, यानी वायुमंडल में सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में वाटर का, जल का किस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के बाद क्या होगा, संघनन होगा। यानी जैसे कि आप ये पानी का बूंद देख लें, तो ये पानी के बूंद को अगर हम गरमाएंगे तो भाप बन के ऊपर उड़ेगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। इसके ऊपर अगर ये हम रख दें, इस तरह से ऊपर कोई चीज रख दें तो क्या होगा, उस पर पानी का बूंद जम जाएगा, वो कंडेंसेशन हो गया। तो ये इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और उसके बाद क्या होगा, फिर वो संतृप्त होकर नीचे गिर जाएगा। तो इसको इस तरह से देखिए, वर्षण और फिर अपवाह। अब वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, फिर नीचे गिरेगा तो पानी नाले के रूप में बहेगी, नाले के रूप में बह के धीरे धीरे नदी में मिल जाएगी। तो एक अपवाह आपका तंत्र शुरू हो जाएगा, तो अपवाह होगा। और अपवाह के बाद फिर क्या होगा, तो वायुमंडल में ये चारों के बाद क्या होगा, ये जितना मात्रा पृथ्वी पर होता है उसका वर्षा का केवल 1 सप्ताह की आपूर्ति कर सकता है। यानी वायुमंडल में जितना अगर संग्रहित, आप समझ लें कि ये अगर वाटर साइकिल है, अगर इस वाटर साइकिल को आप रोक दें तो वायुमंडल में जितना जल है वो 1 हफ्ता में ही नीचे जमीन पे गिर के समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ता के बाद कोई बारिश नहीं हो सकती। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और ये अपवाह वाला, ये आपको लगातार इसको रिसाइकिल करता रहता है, और जिससे हमारा एक वाटर का बैलेंस इस धरती पे बना रहता है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये देखिए, जिसको नॉर्मली कहते हैं जल चक्र, जो साइकिल जो मैंने बताया इसको जल चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो वो इस तरह से, अब ये देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। यहां पे इवेपोरेशन हो रहा है समुद्र से, यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ट्रांसपायरेशन ये होता है कि जो पौधे हैं, पौधे भी पानी को छोड़ते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा, उनके पत्तियों के द्वारा, तो उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इससे भी वाष्प गया, इवेपोरेशन से वाष्प गया, ओशन से। अब यहां ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब ये कंडेंसेशन हो गया, लेकिन यहां एक और चीज बहुत ही जरूरी होती है, जिसको हम लोग पवन कहते हैं, विंड कहते हैं, जो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि विंड और एयर करंट में क्या फर्क है। अगर ये ऊपर इस तरह से जा रहा है तो वो एयर करंट है, लेकिन अगर हॉरिजेंटल जा रहा है, क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो उसको हम लोग पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। तो अब देखिए ये विंड है। अब ये विंड अगर नहीं होता, अगर ये विंड को आप मान लें कि यहां नहीं है, विंड नहीं है, तो फिर क्या होता, कंडेंसेशन होकर के यहीं ये वर्षा कर देता, यही वर्षा कर देता। तो फिर इसका पानी इसी में रह जाता, फिर यहां आपको पानी आता ही नहीं, यहां आपको वर्षा होता ही नहीं। तो फिर क्या होता है, विंड के कारण क्या हो गया, अब देखें विंड के कारण क्या हुआ कि ये यहां चला आया, यानी लैंड पे चला आया आपका एरिया। अब लैंड पे आने के बाद क्या हुआ, तब आपका ये वर्षण किया, प्रिसिपिटेशन, इसको वर्षण बोलते हैं। ये वर्षा और वर्षण में फर्क है। अब ये देखिए, यहां अगर लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो ये वर्षा है, यहां ऊपर से नीचे आके ये जम गया तो इसको स्लीट बोलते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे।
और यहाँ क्या है कि ये इस तरह से हिम के रूप में गिरता है तो हिमपात है, यहाँ बीच में ओला की वृष्टि के रूप में गिरता है तो ओलावृष्टि, हिमपात, स्लीट, रेन, ये सारा चीज प्रिसिपिटेशन का हिस्सा है। अब ये बारिश हो गया, ये हिम हो गया तो यहाँ फिर ग्लेशियर में ये बर्फ आ गया, यहाँ ग्लेशियर में बर्फ आ गया, लेकिन यहाँ बारिश हुआ तो ये बारिश होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, यहाँ से फिर हुआ। अब ये पानी अपवाह या रन ऑफ जो होता है, अब ये अपवाह के द्वारा, अपवाह तंत्र के द्वारा पुनः सागर में मिल जाती है, महासागर में मिलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा महासागर है, चाहे आप देख लें बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ मिलती है, तो फाइनली वो नदियाँ जो है जो यहाँ हिमालय से निकली, मान लेते हैं ये हिमालय है, तो फाइनली जाके सागर में मिल गई। तो इस तरह से एक ये आप देखेंगे तो ये आपका एक साइकिल चलता रहता है। तो इसी साइकिल को, इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या जल चक्र या जल चक्रण भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिक साइकिल है। अब इसी साइकिल को हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि आखिर ये इवोपरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या है, किस तरह से सैचुरेटेड होता है और किस तरह से वर्षा करता है। तो अब हम लोग आगे चलें। जलवाष्प। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया इवोपरेशन, तो इवोपरेशन ऊपर में होता है तो इवोपरेट करके आसमान में चला जाता है। तो वो क्या होता है, जल जो जाता है तो ये जलवाष्प के रूप में जाता है। नॉर्मली आप ये समझिए कि यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर में जलवाष्प होगा, तो ये जलवाष्प इसमें होगा। उसी तरह से देखिए तो जलवाष्प वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तनशील अवयव है। इसका अनुपात जैसा कि मैंने बताया था कि वायुमंडल में जो बताया था कि ये परिवर्तनीय गैस है, तो जलवाष्प क्या है 0 से 4% तक है। तो सभी भागों में आप देखेंगे तो 4 रूपों में, तो वायु में जल देखेंगे सभी 3 रूपों में आपको मिलती है। अगर आप वायुमंडल में देखेंगे तो जल आपको तीनों रूपों में मिलती है। एक तो लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है, जब ऊपर जाता है तो छोटे छोटे बूंदें बन जाती है, छोटे छोटे बर्फ के कण भी बन जाते हैं। तो ठोस, लिक्विड और गैस के रूप में भी आपको मिल सकती है। और हम देखेंगे तो इसमें जल जो है सामान्यतः वायु में जो होता है वो स्वादहीन, रंगहीन, पारदर्शी गैस होता है। यानी आप देखेंगे तो वो आपको सांस भी लेंगे तो कुछ ऐसा नहीं पता चलेगा और सामने इनविजिबल नजर आएगा, सामने एकदम पारदर्शी नजर आएगा। और इसी को ये जो अभी हम देख रहे हैं इसके सामने भी जलवाष्प भरा हुआ है, तभी तो बारिश हो रही है, उसमें सैचुरेशन पॉइंट हो गया है। तो ये जलवाष्प को हम लोग साधारण आंखों से नहीं देखते हैं, तो ये लगभग आप देखेंगे तो आपको कहीं भी पाया जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं जलवाष्प के बारे में। और तो किसी भी स्थान पर, और अब क्या होता है कि जलवाष्प कहाँ कितना मौजूद है तो उसकी वहाँ की ह्यूमिडिटी से, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहीं का ड्राई एटमॉस्फेयर है, कहीं का ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। जैसे नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि इक्वेटर के पास क्या 4% है, तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा अधिक है। उसी तरह से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लगभग 0% हो सकता है, या एकदम ड्राई डिजर्ट पे आप चले जाए, ध्रुव भी दोनों डिजर्ट ही है, तो वहाँ आपको 0% मिलेगा एटमॉस्फेयर में वाटर, वायु में। तो ये आपको नॉर्मल आप देखेंगे तो ये आपको जो एरिया में जितना पाया जाता है उसी में उसकी वो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहलाती है। तो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर वायुमंडल में गैसीय रूप में मौजूद अदृश्य जलवाष्प को वहां की आर्द्रता कहा जाता है। तो अगर आर्द्रता के डिफिनेशन आप देखें, ह्यूमिडिटी की डिफिनेशन आप देखें, तो ये आप देखेंगे किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे वहां मौजूद जितना भी वाटर का प्रतिशत है या जितना भी है उसको वहां की आर्द्रता कहा जाता है। अब इसी को अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्द्रता वो है जो हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को संदर्भित करता है, यानी हवा में मौजूद कितनी जलवाष्प की मात्रा है वही ये आर्द्रता कहलाता है। यह हवा की नमी या गीलेपन को इंगित करता है, यानी हवा की नमी और गीलेपन के। अगर ड्राई होगा तो आप जानते हैं इसमें गीलापन नहीं आएगा, लेकिन अभी ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये काफ़ी मुलायम, इसमें गीलापन आ जाएगा। तो
ये आपको नॉर्मली आर्द्रता कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे आर्द्रता मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तीसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो उस तीनों को हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो वायु की आर्द्रता मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। तो एक तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, वो बेसिकली स्पेसिफिक वायु एरिया के लिए होता है, कि जैसे कि मैंने बताया था आपको वायु राशि के बारे में, तो इस तरह से मैंने बताया था कि एक वायु राशि है, इसकी आर्द्रता कुछ है, एक वायु राशि है, इसकी आर्द्रता A और B वायु राशि है, जो बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की आर्द्रता और एक ही प्रकार का टेम्परेचर वाला। तो यहां जो है, अब इसमें 50 कण है या 500 कण है आपका वाटर का, इसमें 200 कण है, तो इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 200 और इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 500 हुआ। तो इस तरह के नॉर्मल आर्द्रता में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुख्यतः जो हम लोग देखते हैं, तो इसको 2 भागों में बांटते हैं मेन तौर पे मुख्यतः। तो एक तो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा होता है आपका सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब इसको आगे हम देखें तो निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहा जाता है? तो ये वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है और ये निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जानी जाती है। यानी हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का भार कितना है, इसे कैसे नापा जाता है? तो ग्राम पर मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हवा का द्वारा जल को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ निरपेक्ष आर्द्रता में क्या है, इसमें तापमान का निर्भरता नहीं होता है, यानी कि ये निरपेक्ष होता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, तो इसको कहते हैं। यानी हवा में मौजूद जितने वास्तविक रूप से जलवाष्प के कण हैं, उस कण को वहाँ उसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसे ग्राम प्रति घन, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। दूसरा इसी के साथ आता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, अब सापेक्ष आर्द्रता जो होता है, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये वायुमंडलीय की नमी का सबसे महत्वपूर्ण, खास करके जब हम लोग मौसम की भविष्यवाणी देखते हैं तो देखते हैं कि अच्छा यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, 10% है, अगर 100% है तब बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो सापेक्ष आर्द्रता वायुमंडलीय नमी का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माप है। आर्द्रता किसी भी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उस वायु की किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, दोनों का एवरेज अनुपात है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर इन द एयर, यानी एयर में जितना वायु का दाब है वो, और नीचे आप गुना करें सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और उसको गुना 100 से कर दें, यानी 100% में आप निकालते हैं। तो चलिए, ये सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अक्सर बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम एक चीज एग्जाम्पल देके समझाते हैं, तब आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, इस तरह से बैठ जाते हैं और आपको समझाते हैं, या फिर नोट्स पे ही हम आपको बता देते हैं। चलिए नोट्स पे बताते हैं। देखिए, हम 3 गिलास लिए हैं, ठीक है, ये 3 गिलास है, ये एक गिलास लिया हमने, इस तरह से समझिए।
इसमें ये पानी जो है पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ 100%। ठीक है, एक दूसरा गिलास हमने लिया, ये इतना बड़ा है, कंटेनर या गिलास आप कह सकते हैं। तीसरा गिलास हमने लिया, वो इससे भी इतना बड़ा है। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, ये इसकी क्षमता थी आधा लीटर पानी रखने की। कोई भी कंटेनर है, ये गिलास है, जो भी आप मान लें इसको, इसमें आधा लीटर पानी, तो ये क्या हो गया 500 ml ऑफ वाटर हो गया। अब क्या है, ये गिलास पूरा भरा हुआ है, यानी इस गिलास पे अगर आप थोड़ी सी भी पानी डालेंगे, थोड़ी सी भी पानी डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा, यानी 100%। तो इसका क्या हुआ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 500 ml हो गया, या 500 आप ग्राम मान लें इसको। ठीक है, जैसे इसको ग्राम में लोग नापते हैं तो 500 ग्राम, यानी इस पानी का भार 500 ग्राम है। उसको ह्यूमिडिटी अगर आप समझते हैं तो ये 500 ग्राम है, तो ये 500 ग्राम हम मान लेते हैं। अब चूंकि इसकी क्षमता ही थी 500 ग्राम की, ये जो गिलास था इसकी क्षमता ही 500 ग्राम की थी, तो अब 500 ग्राम में भर जाएगा। तो अब इसका, चूंकि ये गिलास 500 ग्राम का ही था, 500 ग्राम के लिए 100% हो गया। तो अब इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई आपको 500 ग्राम, 500 हो गया। अब इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग देखें, तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये पूरा का पूरा तो 100%। अब इसको आर्द्रता समझ लें और गिलास को एक जगह का मौसम समझ लें सर्टेन टेम्परेचर पे। चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो अब क्या होता है कि ये आपका 100% हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसमें से जो भी पानी आएगा तो नीचे गिर जाएगा, यानी वर्षा हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कहीं है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, लेकिन वहां अगर 500 ग्राम भी है तो वो उस एरिया में रिलेटिव, चूंकि टेम्परेचर के आधार पे करेगा, तो ये आपका हो गया इसका। ठीक यही 500 ग्राम को हम इसमें उड़ेल देते हैं तो यहां आ जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, तो इसका क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 500 ग्राम, इसका भी था, सेम हो गया। लेकिन इसका अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देख ले, तो अगर मान लिया ये 50% है तो ये 50% हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। यानी इस गिलास में अब आधा लीटर और भरेंगे, उसके बाद पानी गिरेगा, तो इसका 50% हो गया। ठीक अगर हम इसी को कर दें, इसमें चेंज, तो इसका क्या हो गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया आपका 500 ग्राम, जो यहां था यहां हो गया। अब लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप ये 50% था तो ये 25% हो जाएगा, यानी इससे भी दूना था ये, तो ये इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25%, यानी अब यहां आपको 1.5 लीटर पानी डालेंगे तब ये फुल हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में फर्क होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतना ही होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी आयतन बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें क्या होगा, पानी लेने की क्षमता, ह्यूमिडिटी लेने की क्षमता अधिक हो जाएगी। और जब पानी लेने की क्षमता अधिक हो गई तो उस हिसाब से उसका मतलब ये बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में ये सादा सा फर्क होता है, सिंपल होता है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं और डिफिनेशन इस तरह से होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को समझना। तो चलिए हम आगे फिर आते हैं अपने इसमें। तो ये आपका जो मैंने बताया था वेपर प्रेशर और ये सारी चीजें, तो आगे देखते हैं। तो जिस तापमान पर पूरी तरह से, अब संतृप्ति पॉइंट क्या है कि अब जिस टेम्परेचर पे, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर को आप कंटेनर से समझिए, जैसे एक जगह 30 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका मतलब है वहां का कंटेनर 2 लीटर वाला है। एक जगह 20 डिग्री टेम्परेचर है तो चूंकि उसमें कंडेंस कर जाता है तो वहां का कंटेनर छोटा है। तो उसी तरह से जिस टेम्परेचर पे
या जिस तापमान पे वायु पूरी तरह संतृप्त हो जाता है उसे ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहा जाता है। वो एरिया पे भी डिपेंड होता है। तो इसमें क्या होता है, संतृप्ति बिंदु हवा की सापेक्ष आर्द्रता की 100% होती है। जैसे कि मैंने बताया 100%, छोटा गिलास है अगर उसको पूरा भर दिया तो 100% उसका ड्यू पॉइंट हो गया। तो ये ड्यू पॉइंट कहलाता है या संतृप्ति बिंदु आप देखेंगे तो ये आपको कहलाएगा। तो अब हम लोग आते हैं वाष्पीकरण पे। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आई कहां से, तो वाष्पीकरण से आएगी। अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण की बात करते हैं। तो वाष्पीकरण जो होता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज होता है। और ये देखेंगे तो ये परिवर्तन जो है लगभग ओसांक बिंदु को छोड़ करके, जो ड्यू पॉइंट मैंने बताया था उसको छोड़ करके सभी तापमान पे और सभी जगहों पर होता है। और ये हर समय होता है। तो वाष्पीकरण की दर जो होता है वो कई कारकों पे निर्भर करती है और इसमें महत्वपूर्ण कारक पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जो वाष्पीकरण की दर है वो कई कारकों पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका वाष्पीकरण बढ़ेगा। उसी तरह से अगर विंड की रफ्तार ज्यादा है, विंड उधर से चल रही है, तो वहां आपका वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि क्या क्या डिपेंड, एसेसिबिलिटी वाटर, जल की उपलब्धता। जहां जल होगा वहां ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जहां कम जल होगा या सूखा एरिया होगा वहां वाष्पीकरण कम होगा। तो इसीलिए लैंड और सी का अलग अलग होगा। उसी तरह से तापमान, यानी जहां ज्यादा तापमान होगा वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, जहां कम तापमान होगा वहां वाष्पीकरण कम होगा। उसी तरह से वायु की नमी, यानी वायु में ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर वायु में ह्यूमिडिटी ज्यादा है वाष्पीकरण उसमें कम होगा, अगर वायु में ह्यूमिडिटी कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसका एग्जाम्पल इस तरह से आप समझें जो मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए एक गिलास ये है, दोनों गिलास सेम, इस तरह से देख लें, एक ये है एक वर्ग ये है। इसमें इस तरह से, इसमें समझिए कि 10 वाटर का बंद है, ठीक है, और इसमें 50 वाटर का बंद है। 50 मतलब जल का बूंद है, यानी इसमें 50 हम एटम जल का रख सकते हैं, इसमें 10 रखा हुआ है, इसमें 10 रखा हुआ है, इसमें 50 रखा हुआ है। दोनों की क्षमता जो है वो 60 रखने की है। दोनों की क्षमता क्या है, 60 रखने की। अगर 60 रखेंगे तो इसमें भी 100% सैचुरेशन हो जाएगा, 60 इसमें रखेंगे तो 100% सैचुरेशन, उसके बाद वर्षा हो जाएगा। तो अब क्या है, ये आपको 50 और ले सकता है, ये 50 और ले सकता है, ये सिर्फ 10 ही लेगा, क्योंकि 10 के बाद इसका 60 हो जाएगा। तो अगर इसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी इसकी ह्यूमिडिटी 50 थी, तो इवेपोरेशन कम करेगा, इवेपोरेशन 10 ही कर रहा है। अगर इसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसकी ह्यूमिडिटी कम है, तो ये आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसके पास 10 था तो इसका मतलब 50 और लेने की उसमें क्षमता थी, तो 50। तो ये आप समझ लीजिए, ये इस तरह से होता है। तो वायु की नमी, यानी वायु की नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम, और वायु की नमी कम तो वाष्पीकरण ज्यादा। अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं। तो पवन, जैसे कि मैंने बताया हवा भी इसके लिए करता है। उसी तरह से क्लाउड कवर, अगर हम बादल को देखें तो ये इनडायरेक्ट वे में काम करता है। इनडायरेक्ट वे में काम ये करता है कि हम लोग जानते हैं कि सोलर रेडिएशन आता है। तो अब इसको इस तरह से समझें कि ये बादल है, ये बादल है लगा हुआ, नीचे क्या है आपका लैंड है, या यहाँ कोई सी है। तो सूरज आता, सूरज की किरण यहाँ पड़ता तो क्या होता, टेम्परेचर बढ़ता, इवेपोरेशन होता, ऊपर चला जाता। लेकिन बादल क्या है कि सूरज के किरण को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमने हीट बजट में पढ़ा था। तो अब ये एनर्जी यहाँ नहीं आ पाता है, तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इवेपोरेशन को प्रभावित करता है बादल।
तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे जो एसेसिबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया कि महाद्वीप और महासागर का इवोपरेशन अधिक, महासागर में अधिक इवोपरेशन होगा, महाद्वीप में कम होगा, क्योंकि उसके पास सोर्सेस ऑफ वाटर कम है। उसी तरह से आगे हम लोग इसको देखें तो तापमान, टेम्परेचर अधिक होगा, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर अधिक, वाष्पीकरण अधिक, टेम्परेचर कम, वाष्पीकरण कम। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें, जब आप कपड़ा धोते हैं, और जब कपड़ा धोते हैं और अभी जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में आप सुखाइए तो कितना लग जाता है आपको, पूरा दिन लग जाता है, तब भी ढंग से नहीं सूखता है। लेकिन यही मई जून का अगर बात ले लें, एकदम कड़ाके की गर्मी पड़ती है, आप 1-2 घंटे में ही आपका फर्स्ट क्लास सूख जाएगा कपड़ा। इसका मतलब क्या है कि कपड़ा में क्या था, पानी था, उस पर टेम्परेचर पड़ा, आपका इवोपरेशन हुआ, तो वहां इवोपरेशन ज्यादा होगा। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। तो यही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यानी ज्यादा तापमान तो आपको इवोपरेशन होगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखें तो वायु की नमी, तो वायु की नमी क्या होता है कि सापेक्ष आर्द्रता है, तो वही कम ग्रहण करता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें जितना क्षमता है उतना ही होगा। अब उसके पास 50 पहले से मौजूद है तो वो 10 ही को लेगा ना, वो तो चूंकि उसके पास 60 ही सीट है, समझ लीजिए 60 सीट है, आप इस तरह से समझिए उसको 50 पहले से मिल चुका है आदमी, 10 उसके पास बाकी है, तो वो 20 को तो नहीं ले सकता, वो 10 को ही लेगा, किसी को लेगा। लेकिन किसी के पास 10 ही है, उसके पास 50 खाली है, तो वो तो 50 को लेगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसी का एग्जाम्पल अब ये है कि जैसे बारिश होती है, बरसात का मौसम आप देखते हैं, तो बरसात के मौसम में भी गर्मी काफ़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि जुलाई में और अगस्त में कम गर्मी रहती है, उसमें भी काफ़ी गर्मी आपको पड़ती है। लेकिन जो जून या मई के समय में जो आप देखते हैं काफ़ी गर्मी जब रहती है, तो उस वक्त कपड़ा जल्दी सूखता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी चारों तरफ रहती है, तो उसमें इवोपरेशन की क्षमता कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो कपड़ा धीरे से सूखेगा। तो यही वजह है, आप इसको इस तरह से समझें। उसी तरह से हवा शुष्क वाष्पीकरण की दर में वृद्धि करता है, यानी अगर ड्राई एयर होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी ह्यूमिडिटी कम तो वाष्पीकरण ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा वाष्पीकरण कम। ठीक उल्टा रिलेशन है। इस कंफ्यूजन से हमेशा आप बचिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे को ये समझ में भी नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा तब तो और ज्यादा ह्यूमिडिटी लेगा। नहीं, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो आपको ह्यूमिडिटी वो कम ग्रहण करेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं पवन, विंड के बारे में। तो हवा का दर भी आपको प्रभावित करता है, यानी ज्यादा हवा का दर तो ज्यादा आपको ये करेगा। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं तो वाष्पीकरण, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हवा जलीय धरातल पे लगी हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंडेंसेशन में अगर बादल इस तरह से है, अगर इसको इस तरह से आप देखें नोट्स पे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगर ये लैंड है और ये सी है, यानी ये सागर है और ये आपका भूमि है। भूमि है, ये भूमि है और सागर है। अब यहाँ क्या पवन है। अगर यहाँ आप देख लें कि ह्यूमिडिटी है, अगर यहाँ ह्यूमिडिटी ये ले रहा है और यहाँ पे अगर ये यहाँ नहीं करेगा तब तो एक ही बार ह्यूमिडिटी लेके यहीं पे फिर वर्षा हो जाएगी, सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, पवन द्वारा इसको ये ह्यूमिड एयर को यहाँ पे फेंक दिया जाता है, इधर आ जाता है। जब इधर आएगा तो फिर से ये वाष्पीकरण होगा। तो हवा भी इसी तरह आपको प्रभावित करती है, जैसा कि मैंने आपको जल चक्र में दिखाया था। तो ये हवा भी इस तरह से प्रभावित करती है आपको वाष्पीकरण की दर को। तो इसको आगे हम लोग देखें तो इसको और क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब देखिए, अब बादलों का आवरण, जैसा कि मैंने बताया था कि बादलों का आवरण जो है वो इनडायरेक्ट वे में, यानी सौर विकिरण, यानी जब
छाया रहता है मेघ से तो सौर विकिरण को वो रोक लेता है और इस प्रकार से वायु तापमान को किसी स्थान पर प्रभावित कर सकता है। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट वे से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को बादल नियंत्रित करता है। उसी को अगर हम देखें इस तरह से तो ये क्लाउड का कवर हो गया। तो एक और होता है जिसको कहा जाता है वानस्पतिक वाष्पो उत्सर्जन हिंदी में, लेकिन उसको इवेपोट्रांसपायरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। जैसा कि मैंने आपको जल चक्र में दिखाया था कि एक ट्रांसपायरेशन भी होता है यानी पौधे द्वारा लिया गया, तो इसको कहते हैं इवेपोट्रांसपायरेशन। तो ये भी कभी कभी टर्म पूछ देता है, तो इसीलिए इसको भी समझ लें कि इवेपोट्रांसपायरेशन क्या है। तो देखें इवेपोट्रांसपायरेशन के बारे में, तो वाष्पीकरण की ये एक विशेष प्रक्रिया है जो वाष्पो उत्सर्जन जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं और जिसमें वनस्पति के पत्तों और उसके तनों द्वारा जलवाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। जो नॉर्मल होता क्या है कि जब आप पौधे को देखते हैं इस तरह से आप समझें, इस तरह से आप देखें, आप इस तरह से देखें कि पौधा जो होता है तो इसके पत्ते होते हैं, इसमें एक एरिया होता है इसको कहते हैं स्टोमाटा। इसमें आप देखेंगे तो पत्ती के पास एक छोटा सा माइक्रोस्कोप से देखेंगे छिद्र होता है जिससे जो ये क्या होता है कि जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करता है, तो इसको कहते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा से होता है, इसको कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो होती है वो ट्रांसपायरेशन कराती है और इसी में देखेंगे कि तने से डिफरेंट रूप से ये वाष्प वायुमंडल में जाता रहता है। तो जहां ज्यादा तना होगा, जहां ज्यादा ये होगा तो वो वाष्प ज्यादा उत्सर्जित करेगा। और उसके साथ ही अगर कहीं वो पेड़ पौधा है उसी के बगल में तालाब है तो तालाब से इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन उसी को कहते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। इसको एक फिगर से हम समझाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप समझें, तो ये इस तरह से समझें इसको इवेपोट्रांसपायरेशन को। इस तरह से समझें इसको इवेपोट्रांसपायरेशन। ये पेड़ जो मैंने अभी फिगर बताया कि किस तरह से पत्ते से ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमाटा से उससे, तो ये ट्रीज है, यहां देख लें ये ट्रीज है, ये ग्रास है, ग्रास के पत्ते से भी होगा। तो ये जो होता है इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन। और ये जल है, वाटर बॉडी है, कोई झील है, इस तरह का जो फिगर मैंने आपको दिखाया है इस तरह का कहीं झील है, तो यहाँ क्या है वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी से क्या होगा इवेपोरेशन होगा। तो ये इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन ये दोनों को जोड़ के ये टर्म बना इवेपोट्रांसपायरेशन। तो कभी कभी ये टर्म आपसे पूछता है इवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो वो आप इस तरह से सिंपल समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसके द्वारा उत्सर्जित जल और यानी वाष्प और ये जो वाष्पीकरण होता है कोई वाटर बॉडी का, वो ये दोनों मिला के इवेपोट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए कि किस तरह से वाष्पीकरण होता है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे संघनन। तो ये सारी प्रक्रिया जो थी क्या थी वाष्पीकरण की थी। तो वाष्पीकरण में जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारा जल चक्र के बारे में आपको बताया कि जब कोई भी वाटर बॉडी यानी जो वाटर बॉडी है यानी सागर है, तो इससे क्या होता है
इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होने के बाद क्या होगा, जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो वो संघनित हो जाएगा, तो संघनन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया जो होती है उसको संघनन की प्रक्रिया, तो उसी को हम लोग अब देखेंगे कि संघनन आखिर है क्या। तो चलिए इसको देखते हैं संघनन के बारे में। तो संघनन के बारे में, तो संघनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय जलवाष्प जल अथवा बर्फ के कणों में बदल जाता है। यानी जो हमारा जलवाष्प नीचे से गया, जो गैस के रूप में था, या तो वो जल में बन जाएगा या बर्फ के ठोस कण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह वाष्पीकरण प्रक्रिया के विपरीत होता है। वाष्पीकरण में हमने क्या देखा था कि जल का कण लिक्विड था, लिक्विड से वो गैस में बना। अब ये गैस से फिर से लिक्विड में ये बन रहा है, तो गैस से ये फिर लिक्विड में बन रहा है। तो यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के विपरीत है। और जब देखेंगे संतृप्त हवा का तापमान, अब ये जो ऊपर चला जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, तो जो सैचुरेटेड वाटर का औसांक बिंदु है वो देखेंगे कि इतना ज्यादा हो जाता है कि वो औसांक से नीचे आ जाता है। तो अब क्या है कि वो उसके भांति, यानी कि टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ कोई दो हमने जार लिया था, या जो 2 गिलास लिया था, एक गिलास ये, एक गिलास ये गिलास, ये समझिए कि ये वाटर का कोई वॉल्यूम है उस टेम्परेचर पे है। तो अब एक ज्यादा टेम्परेचर पे था और इसमें 100 ग्राम था वाटर, 100 ग्राम वाटर था। तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम गया। तो टेम्परेचर कम गया तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो 100 का 100 ही ग्राम होगा। लेकिन अब ये गिलास ये छोटा हो गया, 100, अब ये 100 हो गया, तो इसका ह्यूमिडिटी क्या था, 80% था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये 100% हो गया, तो क्या हो गया, ये संतृप्त पॉइंट पे आ जाएगा और फिर वर्षा आपकी होने लगेगी। तो इसी तरह से अब क्या होगा कि अब ये जल के बूंद को ग्रहण नहीं करेगा तापमान की वजह से, और अतः आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा या तो जल की बूंद या बर्फ के कण में बदल जाएगा, और वो फिर ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा, तो वर्षण शुरू हो सकता है। तो ये संघनन की प्रक्रिया होती है। तो आगे देखेंगे संघनन की प्रक्रिया के लिए क्या क्या तत्व जिम्मेदार हो सकते हैं, कैसे होता है। तो संघनन की प्रक्रिया देखेंगे कि ये आखिर ये जो संघनन होता है, जिस तरह से हमने देखा था इवोपरेशन, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इसकी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। तो वायु का तापमान 2 स्थितियों में कम होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंटेनर बड़ा था तो उसको फिर छोटा करना था, यानी ये 1 लीटर का था तो इसको आधा लीटर का बनाना है, आधा लीटर का बनाना है तो छोटा करना है, तो छोटा करना है तो टेम्परेचर कम करना है। तो वायु का टेम्परेचर क्या होता है, 2 स्थितियों में कम होता है। एक तो तब जब वो स्वतंत्र हवा ऊपर रूप से जा रही है, अचानक कोई ठंडी चीज उससे मिल गई। अब अचानक ठंडी मिल गई तो उसका भी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि गर्म से जो है सो वो टेम्परेचर वो एनर्जी ले लेगा और फिर उसको वो ठंडा कर देगा, तो वो ठंडी हो जाएगी। या फिर वो ऊपर चला जाएगा। 2 स्थिति हो सकता है, या तो कोई ठंडी चीज से मिल गई तो हो गया, या दूसरा ऊपर से कोई, या दूसरी स्थिति क्या होगी कि वायु ऊंचाई की ओर जाती है और उठती है और तापमान में व्यापक, जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर में कमी आएगी। तो 2 स्थितियां इस प्रकार हो सकती है। तो संघनन जो होता है वो कैसे होता है, उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि संघनन के लिए आर्द्रता ग्राही केंद्र या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, नमक, धुआं, धूल के कण के चारों ओर होता है, क्योंकि ये जलवाष्प को अपने ओर चारों ओर संघनित होने के लिए आकर्षित करते हैं। अतः इन्हें आर्द्रता ग्राही केंद्र या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। तो संघनन की स्थिति आप इस तरह से समझ लें कैसे होता है, अभी दिखाते हैं। जैसे
यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री था, या अब मान लीजिए कि ये आपका अरब सागर का सी है या ये बंगाल की खाड़ी का सी है, तो यहाँ का मान लेते हैं कि हम 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ आपका लैंड है, यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका हिम आच्छादित है, आइस है, यहाँ आइस कैप है, ये पहाड़ है, मान लेते हैं एक पहाड़ है, ये पठारी एरिया है, ये मैदानी एरिया है। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, 20 डिग्री सी है, और यहाँ का -5 डिग्री सी है टेम्परेचर। अब क्या होता है कि यहाँ इवोपरेशन हुआ, और यहाँ पे इस तरह से एरिया का ये भाप बन के इधर से आपको यहाँ आया। अब यहाँ आया, यहाँ 26 था, 6 डिग्री कम गया, थोड़ा थोड़ा वो और संघनित हुआ, 10 डिग्री पे आया तो और संघनित होके अब इसमें चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर कमेगा तो वो जो आपको डिब्बा बताया था वो छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया तो यहाँ आपको वर्षा कर सकता है। अगर इसकी सैचुरेशन पॉइंट यहाँ नहीं पुड़ा और यहाँ आ गया और यहाँ पे आके अगर ये -5 डिग्री, ये मान लेते -5 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्षा की जगह हिमपात होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हिमकन, तो यहाँ हिमकन में बन सकता है या वर्षा में बन सकता है। तो ये आपका एक स्थिति हो गया। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपका यहाँ कोई लैंड है या मान लिया यहाँ से वाष्पीकरण हुआ और सीधे काफी ऊंचा पे चला गया, ऊंचाई पर जाने के बाद खुद बारिश हो जाएगा। तो ये दो स्थितियां हो सकती है, या तो वो जो वायुमास है ये सीधा गर्म टेम्परेचर से ठंडी में टकरा जाए तब उसका ठंडा हो सकता है, या फिर ऊंचे जाने के बाद ये हो जाए तब ये हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां होती है। लेकिन ऊपर में जब संघनित होती है तो संघनित होने के लिए हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, या आर्द्रता ग्राही केंद्र जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, तो वो चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं संघनन की प्रक्रिया समझ ली। अब आगे हम लोग देखते हैं संघनन के रूप। ये तो हमने प्रक्रिया जाना कि दो स्थितियां में हो सकती है। अब इस स्थिति में क्या होता है, दो परिस्थितियां जो मैंने आपको बताया कि अगर वो -5 डिग्री पे कंडेंसेशन उसका हुआ तो उससे क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, हिमपात हो सकता है, ओला बन सकता है, तो ये ठोस में बन सकता है। दूसरी स्थिति तब होगी जब लिक्विड फॉर्म में होगा जो 10 डिग्री है, वहां अगर होगा तो क्या होगा, वर्षा होने लगेगा, बारिश होने लगेगी। तो दो स्थितियां इसमें होती हैं। तो संघनन के रूप देखेंगे तो उसी के आधार पे हम देखेंगे संघनन के भिन्न भिन्न रूप हमको देखने को मिलता है। वायुमंडल के बाद आप देखते हैं तो डिफरेंट आपको धरती पर मिलता है। तो संघनन दो परिस्थितियों में होता है, जब औशांक हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ठीक है, तथा दूसरी स्थिति में जब यह हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। इस प्रकार संघनन के रूपों में इसको दो समूह में हम लोग बांटते हैं, दो समूह में इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इस संघनन के रूप को दो कैटेगरी में, नंबर 1 में औशांक हिमांक बिंदु से नीचे होने पर क्या होता है, हिम बनता है, तुषार बनता है, जिसको तुषार या पाला जो पड़ता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, हिम, स्नोफॉल, और कुछ प्रकार के बादल आपको दिखाई देंगे। वो बादल जो काफी ऊंचाई पे होता है और वो काफी सफेद आपको दिखाई देता है, जब आप देखते हैं तो लगता है एकदम सफेद। तो इस प्रकार का जो है वो सफेद इसलिए दिखाई देता है कि वो पूरा हिमकण से बना होता है, तो वो आपको सफेद बादल दिखाई देगा। इसी तरह से दूसरी स्थिति तब होती है जब नीचे होता है, यानी दूसरी स्थिति जब होती है वो औशांक हिमांक बिंदु से ऊंचा होता है, यानी कि जैसा कि मैंने वहां बताया था 10 डिग्री या 5 डिग्री या 4 डिग्री भी आप मान लें, तो वहां भी क्या है कि 4 डिग्री पर भी लिक्विड ही होगा वाटर। तो यहां आप देखेंगे तो औशांक हिमांक बिंदु से होने पर क्या होता है, ओस बनता है, जो हम लोग देखते हैं जाड़े की सर्द रातों में आपको ओस मिलेगा। उसी तरह से धुंध आपको जो होता है, फिर कोहरा, उसके बाद धूम कोहरा या कुहासा आप कह सकते हैं, और कुछ प्रकार के बादल भी इससे बनते हैं जिससे आपका वर्षा होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग अब एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये बनते हैं। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं।
अब ओस की बात करते हैं। तो ओस होता क्या है कि जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल की बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों के ठंडे तरातल जैसे कि घास, पेड़ पौधे की पत्तियों और पत्थरों पर जम जाते हैं तो इसे ओस के रूप में जाना जाता है। जो ओस हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है कि जब वाष्पीकरण होता है और वो संघनित होके कोई भी ठोस जो उससे ठंडी चीजें हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको इस तरह से समझें कि ये देखिए यहाँ का टेम्परेचर जो था, ये पेड़ पौधा है, एक ये पत्थर है, ये आप एक बेंच रख लें या कुछ भी रख लें, ठीक है। अब यहाँ जो वायुमंडल का टेम्परेचर है ये है आपको 10 डिग्री टेम्परेचर, या इसको 15 डिग्री मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। और ये बेंच है, चूंकि जाड़े का मौसम है, ठंडी है, और ये सरफेस का जो यहाँ पत्थर है, कोई ये पेड़ है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है आपको 5 डिग्री सेल्सियस, या आप 7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 7 डिग्री सी है, 5 डिग्री सी है, और ये 15 डिग्री सी पे ये है। अब ये 15 डिग्री सी पे जो ह्यूमिडिटी है वो जैसे ही यहाँ इस किसी के संपर्क में आएगा तो यहाँ अचानक ये लगेगा, तो इसका टेम्परेचर 15 से तुरंत 7 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो वो सेचुरेशन पॉइंट था उसका, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, अगर उसमें 80% था या 75% था, वो 100% होने के बाद क्या हो जाएगा, वो जल का बूंद में बन जाएगा और यहाँ पे जम जाएगा। फिर यहाँ पे अगर यहाँ इससे टकराया तो और 5 डिग्री है ये पत्थर का या पेड़ का, तो पेड़ पे वो जम जाएगा। ठीक उसी तरह जब आप गर्मी में देखते हैं, गर्मी में क्या होता है कि हम लोग का घर जो होता है उस वक्त गर्मी में ह्यूमिडिटी, जैसे कि मैंने बताया कि जलवाष्प तो हर जगह नजर आता है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप फ्रिज में से ठंडा बोतल निकालते हैं, काफ़ी ठंडा बोतल, और जैसे ही फ्रिज में से बोतल बाहर निकालते हैं तो बोतल के ऊपर छोटा छोटा बूंद जम जाता है। वो क्या होता है, वो वही होता है कि चूंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था, बोतल का टेम्परेचर कम था, जैसे ही उस पर वो आया, उसका सेचुरेशन पॉइंट हो गया उस पर, वही वो ओस का बूंद है। बस उसी तरह से समझे ये ओस का बूंद है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझेंगे कि ओस का बूंद, तो इसी को ओस कहते हैं या ड्यू कहा जाता है। तो ओस के रूप में संघनन तब होता है जब, अब इसके लिए परिस्थितियां क्या होती है, जब आपका आकाश साफ हो, हवा नहीं चल रहा हो। अगर हवा चलेगा तब तो वो सारा नमी वाला को बाहर ले जाएगा। तो हवा नहीं चल रहा हो और ठंडी लंबी रातों में वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो, यानी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 85% है और जैसे ही टकराया तुरंत वो पानी का बूंद बन गया। तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियां बहुत ही जरूरी होती है ओस बनने के लिए। यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में आपको ओस नहीं मिलेगा लेकिन ठंडी के मौसम में मिलेगा। तो एक वार्म लेयर आपका वहां हो जाता है जिसके वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इसको हम लोग ओस कहते हैं या ड्यू कहते हैं। तो आप लोग देखे भी होंगे जाड़े के मौसम में इस तरह का ड्यू आपको मिलेगा जब जाएंगे। तो ये ड्यू देखते इस तरह से आपको पत्ते पे नजर आएगा ड्यू। तो ये ओस का बूंद होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रस्ट। ठीक इसी के ऊपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां 5 डिग्री सेल्सियस था, 7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक इसका अपोजिट क्या होता है कि ओसांक हिमांक बिंदु से नीचे होता है और इसके अतिरिक्त नमी बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में ठोस वस्तुओं पर जम जाता है। तो इसे तुषार, हिंदी में कहते हैं इसको तुषार, या पाला भी लोग कहते हैं, बहुत आपको आता है। इसको फ्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। आप इसको इस तरह से समझें, मैं आपको बताता हूं कैसे। इसको इस तरह से समझे आप लोग कि ठीक वही जो अभी मैंने आपको ओस वाला कंडीशन बताया था, ठीक उसी तरह का कंडीशन इसमें भी होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि अब यहाँ भी आप कोई पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा है, यहाँ कोई एक इसमें पत्ती वगैरह है, इसमें आप रख रहे हैं कि कोई लोहे का बेंच है,
इस पे बैठे हुए हैं, या लोहे का कोई या कोई पत्थर का ठोस चट्टान है। अब बाहर का टेम्परेचर क्या है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वहां क्या, अब यहाँ क्या है कि कुछ ह्यूमिडिटी यहाँ पे मौजूद है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी वही 80-85% या 70% या ज्यादा ह्यूमिडिटी है आपकी। अब क्या होता है कि इसमें इसका टेम्परेचर जो है वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप देखें, यानी 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर चूंकि काफी ठंडा पड़ रहा है, निगेटिव में है, तो इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री से। इसका भी टेम्परेचर वही है -5। अब क्या होगा कि ये जो ह्यूमिड एयर है, ये जैसे इसके संपर्क में आएगा अचानक वो संतृप्त हो जाएगा। अब संतृप्त होके चूंकि -5 डिग्री सी में है तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो उसके बूंद की तरह नहीं बन जाएगा, छोटा छोटा बर्फ का इस तरह से। अगर आप देखेंगे कोई पत्ता है, ये पत्ता है, तो इसमें छोटा छोटा बर्फ का कण ऐसे ऐसे आपको नजर आएगा, यानी जल का बूंद नहीं समझ के आपको इस पे कण इस तरह से छोटा छोटा जम जाएगा। तो इस प्रकार का जो जमता है उसको कहते हैं फ्रॉस्ट या तुषार या पाला कहते हैं। तो यही आपको यहां है, इसको तुषार या पाला या फ्रॉस्ट कहा जाता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो तुषार या पाला, तो ठीक ओस क्या था, जब कंडेंसेशन 0 डिग्री प्लस में हो और फ्रस्ट क्या है 0 डिग्री माइनस में होगा, तब आपका ये होगा। ये इस तरह से देखिए फिगर, इस तरह से फिगर। तो ये एकदम बर्फ आपको इस पे छोटा छोटा आपका ये पड़ेगा, ये छोटा छोटा आपको बर्फ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे ये देखिए। तो यहाँ पहले वहां क्या था, ओस दिखाई दे रहा था, अब यहाँ सीधे बर्फ बन गया, इस पे पूरा पूरा बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको दिखाई देता है तो इसी को फ्रस्ट या पाला कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में धुंध के बारे में। धुंध और कोहरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट और फॉग। मिस्ट का मतलब होता है आपका धुंध और कोहरा मतलब फॉग। तो हम देखेंगे मिस्ट और फॉग में क्या फर्क है, धुंध और कोहरा। तो धुंध हो गया आपका मिस्ट और फॉग हो गया कोहरा। तो जब संघनन पृथ्वी के आसपास होता है, यानी पृथ्वी के आसपास हवा में छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है, तो यह जल बिंदु हवा में तैरते रहते हैं और इसे धुंध कहा जाता है। अब धुंध और कोहरा में क्या डिफरेंस है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि धुंध और कोहरा में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो आप देखेंगे धुंध जो है वो उसमें आप ज्यादा दूर तक देख पाएंगे, उसकी दृश्यमान जो होगा वो आप ज्यादा देख पाएंगे। अर्थात धुंध में आप देखेंगे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक आपको दिखाई देगा, और अगर आपको 1 किलोमीटर से भी कम है तो उसको हम लोग कोहरा कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए धुंध और कोहरा को। ये कोई प्लेन एरिया है जिस पे आप इस तरह से कोई पहाड़ वगैरह कुछ भी है, आदमी वगैरह है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कण जो होते हैं हवा में वो तैरते रहते हैं जल के। अब ये जल के कण संघनित हो गए, तो ये छोटे छोटे कण हैं आपके। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है तो आपको लगेगा कि पूरा धुंध यानी धुंधला टाइप का, तो ये आपका यहाँ से और इस व्यक्ति की दूरी 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर भी अगर दिखाई दे रहा है या 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है तो ये धुंध कहलाएगा, धुंध कहलाएगा। ठीक है, धुंध कहलाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति खड़ा है और ये जो कंडेंसेशन फॉर्म है, जो कंडेंसेशन होके वो हवा में तैरती रहती है, वो वाटर
अगर उसका साइज थोड़ा बड़ा आप कर दें, ये जो बड़ा था इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, और बड़ा कर, तो और बड़ा करने के कारण क्या होगा कि इतना ज्यादा ये यहां से बंदे को दिखाई देगा, यहां से जो कोई आदमी होगा वो ऐसा दिखाई देगा कि वो आपको 1 किलोमीटर भी नहीं दिखाई देगा, 1 किलोमीटर से नीचे, यानी 1 किलोमीटर तक भी वो नहीं दिखाई देगा, 1 किलोमीटर से कम ही दिखाई देगा। और ऐसी स्थिति में अगर 1 किलोमीटर से कम दिखाई दे रहा हो, यानी 1 किलोमीटर से लेस है, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक तब तो धुंध हुआ, तब ये कोहरा कहलाता है। तो अक्सर आप देखते हैं कोहरा में आपको कभी कभी तो ऐसा कोहरा हो जाता है कि आपको 500-200 मीटर तक भी नहीं दिखाई देता है जाड़े के मौसम में। तो इसको कोहरा और धुंध में बेसिक डिफरेंस ये है, इसी को समझिए आप। यही तो जब 2 किलोमीटर से कम होता है, किंतु आप देखेंगे जब दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है तो इसे कोहरा कहा जाता है। धुंध और कोहरा के निर्माण के लिए वही साफ आकाश शांत और ठंडी, क्योंकि जैसे ही अगर हवा चलेगा तो वो धुंध आपको नजर नहीं आएगा, वो सीधा उसको उड़ा के ऊपर ले जाएगा। तो ये सारी चीजें आदर्श स्थितियों में गिनी जाती है। तो ये अब देख ले, तो ये देख इस तरह के आपका नजर आएगा। तो ये इस तरह का जो आता है सिचुएशन, ये अक्सर हम लोग देखते हैं ठंडी के मौसम में, नॉर्दर्न इंडिया में जब देखते हैं कि ट्रेनें भी काफ़ी लेट चलती है धुंध और कोहरे की वजह से, तो इस तरह से तो ये आपको काफ़ी आप देखेंगे इस तरह से जो आपको आता है, तो वो आपको वाइट रंग का होता है, खास करके जो नॉर्मल मैदानी एरिया में। तो ये पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वाटर के कण, लेकिन यही वाटर के कण में अगर वायुमंडल का पॉल्यूशन मिल जाए, कोई बड़े शहर की बात, दिल्ली की बात अगर हम लोग कर लें, तो दिल्ली में क्या होता है कि जितने पॉल्यूशन है वो सारे मिल गए, तो आपको इस तरह से सफेद नजर नहीं आएगा, बल्कि भूरे रंग का नजर आएगा। तो उसको कहा जाता है धुआंसा या धूम कोहरा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? धुआंसा या धूम कोहरा, या इसको स्मॉग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये विशेष प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, धूल, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य पोल्यूटेंट जो होते हैं, जो प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, वो इसमें आपको मिले होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आपको मिले होते हैं। तो इसको इस तरह से समझे हम लोग। ये देखिए स्मॉग, इसको इंग्लिश में जैसे कि मैंने बताया ये स्मॉग कहा जाता है। ये भी फॉग ही होता है, लेकिन पॉल्यूटेड डिसकलर्ड स्मोक लाइक डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अदर फ्यूम्स। ये बेसिकली जो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स या बड़े बड़े शहरों में इस तरह के आपको फॉग पाए जाएंगे। इसको इस तरह से नोट्स पे हम लोग देखें तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो इसको आप इस तरह से देखें तो नॉर्मल क्या होता है सिचुएशन में, जो बड़े बड़े शहर में होते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ बताया, तो यहाँ जल के कण न होकर के क्या होता है, आपको पोल्यूटेंट सब होता है। तो सारे पोल्यूटेंट होके इस तरह से दिखाई देता है कि आपको लगेगा फॉग है, लेकिन इसके डिफरेंट गैस की वजह से इसके कलर डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट कलर होते हैं। तो यही आपका ये पोल्यूटेंट कहलाता है। और खास करके ये आपको दिल्ली में अक्सर देखने को मिलेगा। दिल्ली में जब देखते हैं कि काफ़ी, और ये जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए भी ये होता है आदर्श कि हवा जब नहीं चल रही होती है, तो हवा जब नहीं चलती है तो यही हालात होते हैं यहाँ के। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, आंखों में जलन हो सकता है, श्वसन संबंधित बीमारी। आज कोरोना आया आपके सामने तो आप देख रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले भी जब दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन होता था तो मास्क बांटे जाते थे कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें। तो ये है आपको। इसी को अगर हम आगे देखें तो ये आपको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको एकदम धुंध टाइप का ये दिल्ली का आपको इस तरह से दिखाई देगा कि आपको कुछ भी नहीं सुझाई देगा, यानी एक कुहासा या कोहरा की तरह ये आपको होगा। अब हम इसके बाद जो है ये हमने देखा, तो ये कुहासा या धूम कोहरा।
खास करके ये धूम कोहरा जो है आपको मैंने बताया कि पॉल्यूटेंट होता है, पॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। तो हमने देखा कुहासा, कोहरा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारा बनता है वो है आपका बादल। तो चलिए देखते हैं बादल के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं बादल के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बादल की बात देखें तो क्लाउड्स जो होता है बेसिकली वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है। अब देखेंगे तो इस तरह से आइस पार्टिकल्स होते हैं। तो बादल के बारे में पढ़ें। तो बादल जो होता है बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, उसके अंदर आइस होते हैं, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ बोथ, मतलब कई तरह के आप देखेंगे तो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एक टिपिकल क्लाउड की बात करें, जिस बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कंडेंसेशन यहाँ पे, और यहाँ क्या था सागर, ये क्या था सी था, और यहां से इवेपोरेशन हो रहा था, और यहां ये बादल बन रहा था और विंड के द्वारा ये हो रहा था। अब इस बादल के अंदर हम देखेंगे तो इस बादल के अंदर क्या है, H2O है, पानी है, यानी उसी के अंदर आइस का ड्रॉपलेट्स, उसके अंदर धूल कण है, उसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप के धूल कण मिलेगा, समुद्र का नमक मिलेगा, ये सारी चीजें आपको क्लाउड के अंदर मिलेगा। नॉर्मल हम देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो अरबों बूंद छोटे वाटर का मिलेगा, जिसमें से 6 मिलीमीटर डायमीटर से लेकर के, यानी इस बूंद जो होगा वो कोई 6 मिलीमीटर होगा और कोई 0.02 मिलीमीटर, यानी इसके बीच में इसके अंदर अरबों बूंद आपको पानी के नजर आएंगे। लेकिन इसकी खासियत यह होती है कि अगर हम देखेंगे तो एक वाटर यानी इसका 10 लाख भाग यानी 1 मिलियन यानी इसके 10 लाख भाग में सिर्फ 10 पार्ट्स ही आप देखेंगे, 10th पार्ट ही आपको 10 लाख भाग में सिर्फ 10th पार्ट ही आपको पानी और आइस मिलेगा, यानी H2O का मिलेगा, चाहे वो वाटर के रूप में हो या आइस के रूप में हो, यानी हिम के रूप में हो या जल के रूप में हो, यानी जल और हिमकण दोनों को अगर मिला लें तो सिर्फ 1 मिलियन में सिर्फ 10 पार्ट ही होता है, यानी इतना कम जल और होता है। बाकी सब जो होता है उसके अंदर धूल कण होते हैं, आपके छोटे कण होते हैं। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो बादल होता है वो बेसिकली वाटर वेपर को क्या करता है, फोर्स करता है कंडेंस होने के लिए, और ये जब कंडेंस होता है तो फिर फाइनली जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल रेन होता है, तो जैसे ऊंचाई पे गए तो ठंडी हुआ, ठंडी होने के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, यानी ड्यू पॉइंट पे आ जाएगा, और जब ड्यू पॉइंट पे आता है तो वही बादल आगे जाके क्या करता है, वर्षा करता है या वर्षण करता है। अगर वही काफी ऊंचे पहाड़ों पे चला गया, जैसे कि हिमालय के आसपास आप हिमाचल पे चले जाएं या उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाए तो हिमपात करेगा। वहीं अगर नीचे मैदानी क्षेत्र में आया
तो वर्षा के बूंदों के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कंडेंसेशन है और ये क्लाउड कवर की बात हम लोग करेंगे। तो ये आप याद रखें कि जो इसका बूंद होता है वो 6 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच होता है। यानी नॉर्मल सबसे बड़ा अगर बूंद हम बादल का देखें तो 6 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रिकॉर्ड क्या है, कि सबसे बड़ा पानी का बूंद गिरने का रिकॉर्ड है कहीं या वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 8 मिलीमीटर है। 8 मिलीमीटर है। ये अमेरिका द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ? हवाई द्वीप में। तो ये हवाई द्वीप में अमेरिका द्वारा रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे बड़ा जल का बूंद है जो वर्षा से गिरा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी। अब बादल के हम लोग देखेंगे कि कैसे बादल के प्रकार होते हैं और कैसे बादल को हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इस सब के बारे में कल वाली क्लास में चर्चा करेंगे। चूंकि अब हमारा समय इजाज़त हमको नहीं दे रहा है, ये अब 4 बजने वाला है। नेक्स्ट आपके सर आएंगे। तो चलिए, आज के क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।